बहुत समय पहले की बात है। नानपुर नामक एक छोटे से गांव में प्रकाश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी चंपा के साथ रहता था। उनकी माता पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया। प्रकाश जीवन के जो मधुर स्वप्न देखा करता था वो सब धूल में मिल गए। बीए पास करने के बाद प्रकाश के पास के गांव में ठाकुर साहब के लड़के को 500 रुपये महीना ट्यूशन पढ़ाने की नौकरी मिल गई। प्रकाश को 500 रुपये की नौकरी करते ही शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पोंछ दिए। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। प्रकाश को ठाकुर साहब के लड़के को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते कई महीने बीत गए। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। प्रकाश अपने शिष्य नरेंद्र को पढ़ाकर उठा तो ठाकुरायन रमा देवी ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। आज कैसी सलाह है? नरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा? उसे अंदर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? नरेंद्र का ब्याह कर दूं? एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। जी, आप ये नरेंद्र बाबू से ही पूछिए। नहीं प्रकाश, मैं तुमसे पूछती हूँ। मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है, लेकिन यह समझ लीजिए कि उनका पढ़ना हो चुका है। तो कर डालो, मुझे बस यही डर लगता है कि कहीं लड़का बहक न जाए। मेरे रहते आप इसकी चिंता न करें। हाँ, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्हें करनी पड़ेगी, यह समझ लो बस। तो मैं इनकार कब करता हूँ? बात पक्की हो गई और विवाह का सामान आने लगा। ठाकुर साहब उन आदमियों में से थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं था। उनकी नजर में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं अधिक मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। देखते देखते एक फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। वो घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज है और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5000 रुपए के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीजें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाए। चंपा ईर्ष्या जनित विराग से बोली, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने। यहाँ तो रो रो कर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। इन्हीं लोगों की मौज है, न कमाना न धमाना। बाप दादा छोड़ गए, मजे से खाते हैं और चैन करते हैं। इसलिए कहता हूँ, ईश्वर बड़ा अन्यायी है। अपना अपना कर्म है, इसमें ईश्वर का क्या दोष है? तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियां चलनी भी मुश्किल है, गहने कपड़े को कौन रोए? और न ही इस जिंदगी में कोई ऐसी आशा है। कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लो। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठुकराइन के यहाँ ब्याह में कैसे जाऊं। सोचती हूँ बीमार पड़ जाऊं तो जान बचे। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तो तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। अब क्या इतना भी नहीं कर सकूंगा? मुसीबत के दिन क्या सदा बने रहेंगे? जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवरों से लदी होगी। चलो, ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती। गुजारा हो जाए बस यही बहुत है। मुझे गहने की जरूरत नहीं है। प्रकाश को चंपा की बातें सुनकर लज्जा महसूस हुई। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में इतने अच्छे गहने बनते हैं, मुझे तो इसका पता भी नहीं था। कोई और बात करो, गहनों की बात सुनकर जी जलता है। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। मैंने तो ऐसी बहुत सी औरत देखी है जो गहने पहनकर बहुत भद्दी दिखती है। ठाकुर साहब भी मतलब के यार है। यह भी नहीं कहते कि इसमें से कोई चीज चंपा के लिए भी ले जाओ। तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दी। मैं गैर नहीं हूँ चंपा, हम एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूँ। अगर 100-200 रुपए की कोई चीज दे देते तो वह बेकार नहीं जाती, मगर धनवानों का दिल धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है। उनमें उदारता के लिए स्थान ही नहीं रहता। रात के 12 बज गई हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती।
बार बार वही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई। वो सोचने लगा, यही तो खाने पहनने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। उसकी छत ठाकुर साहब की छत से मिलती हुई थी। वो दबे पांव नीचे आ गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। प्रकाश ने चाबी लेकर ताला खोल दिया, क्योंकि उसे घर की सभी चाबियों का पता था, और गहनों से भरी संदूकची लेकर सीधा अपने घर आ गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो प्रकाश सो रहा था। चंपा ने उसे जगाते हुए कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। चोर गहने की संदूकची उठा ले गया। किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी हो? वह संदूकची ले गया जिसने ब्याह में गहने रखे थे। न जाने कैसे कुंजी उड़ा ली, और न जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि इस संदूक में संदूकची रखी है। चंपा, तुम जाकर उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इतने गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने जचवाई, और चोर ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश चटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी, मुझे तो अभी अभी चंपा ने बताया है। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे हुए थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चुल नहीं उतरी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा भगवान। तुमने भाग दौड़ की थी, तब कहीं जाकर ये चीजें आई थी। ठाकुर साहब, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं। 10-10 हजार रुपये यूं ही ऊपर रखे रहते थे, कभी एक पाई भी नहीं गई। अरे तुम क्या जानो, आदमी का मन कितनी जल्दी बदल जाता है। जिसने अब तक चोरी नहीं की वह कभी चोरी नहीं करेगा। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप ही कबूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा। कहीं उन्हीं के घर में तलाशी ले तो अनर्थ ही हो जाए। ठाकुर साहब, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात कराना व्यर्थ है। पुलिस माल तो बरामद नहीं कर सकेगी। हाँ, नौकरों को मारपीट भले ही लेगी। मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। तुम भी क्या बच्चों जैसी बात करते हो प्रकाश बाबू। भला चोरी करने वाला अपने आप कैसे कबूलेगा? लेकिन ठाकुर साहब, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके से पता लगा सके तो मान निकल भी आए, लेकिन यहाँ ऐसी पुलिस कहाँ है। आप बैठे रहिए ठाकुर साहब, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूँ। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम उगलवाऊंगा। नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है। किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा। किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो। प्रकाश, जरा अपने कमरे पर तो देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाजा तो खुला नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। वो बोला, ठाकुर साहब, मैं तो 10 बजे दरवाजा बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर चला गया हो और वहाँ छिपकर बैठ गया हो तो बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव की रगड़ के निशान दिखाई दिए। जहाँ पर प्रकाश का पांव पड़ा था वहाँ का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ कह नहीं सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी। इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे घर से ही आया। अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या हुआ। माल तो जाना था सो चला गया। अब चलो, आराम से बैठो। ठाकुर साहब, मैं आज ही यह घर छोड़ दूंगा। क्यों प्रकाश बाबू, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सर बड़ा भारी अपराध लग गया है। चोरों ने रास्ता देख लिया है। संभव है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। मुझे बहुत जल्द ये घर छोड़ना पड़ेगा। मेरी गलती से चोरी हुई है, उसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर
प्रकाश वहां से चला जाता है। चोर उधर से आया, यह बात उसे लग गई। कहीं यह चोर को पकड़ पावे तो कच्चा खा जाए। देख लेना, कभी न कभी माल बरामद करेगा। प्रकाश अब इस घर में कभी नहीं रुकेगा, तुम चाहे कितना भी समझाओ। प्रकाश ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। प्रकाश और चंपा के बीच में कोई पर्दा नहीं था, मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। उसकी कुंजी कहाँ है, इसका चंपा को भी पता नहीं था। वो पूछती, प्रकाश, इस संदूक में क्या है? और इसकी चाबी भी नहीं है। कुछ नहीं चंपा, पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थी, उठाकर संदूक में बंद कर दी। और क्या? एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश उसी कमरे में ही सोने लगा जहाँ वो गहने रखे हुए थे। चंपा ने कई बार प्रकाश को अपने कमरे में सोने के लिए कहा। चोरी ऐसों की यहाँ नहीं होती। चोर घर में कुछ देखकर ही अपनी जान खतरे में डालता है। यहाँ क्या रखा है? अरे कुछ नहीं है, बर्तन भांडे तो हैं, गरीब के लिए वही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसका कर दूसरी तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया। चंपा, ये संदूक तुमने हटाया? झाड़ू लगाते वक्त इधर उधर खिसक ही जाती है। अगर मैंने इसे हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं चंपा, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। चंपा को संदेह हो गया। एक दिन एक कुंजियों का गुच्छा बेचने वाला आया तो चंपा ने उस ताले की कुंजी ले ली और संदूक खोल डाली। यह गहने कहाँ से आई? प्रकाश ने तो मुझे कभी इसकी चर्चा नहीं की। कहीं ये ठाकुर साहब की गहने तो नहीं है? उसे अब कोई संदेह न रहा, लेकिन लज्जा और खेद से उसका सर झुक गया। वो सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत पड़ी कैसे? यह दुर्भावना इसके मन में आई है क्यों? मैंने तो कभी गहनों के लिए नहीं बोला। अगर बोला भी होता तो क्या इसका मतलब यह होता कि वह चोरी करके लाए? उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, लेकिन शर्त ये थी कि नकद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी, यही सोचकर प्रकाश परेशान था। एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय में बात चल पड़ी तो ठाकुर साहब ने कहा, प्रकाश बाबू, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते? ठाकुर साहब 10,000 की नगद जमानत मांगते हैं, मेरे पास इतने रुपये कहाँ हैं? प्रकाश, तुम दरख्वास्त तो दो, अगर सारी बातें तय हो जाए तो जमानत भी दे दी जाएगी। इसमें चिंता करने की क्या बात है? ठाकुर साहब, आप जमानत दे देंगे? हाँ हाँ, यह कौन सी बड़ी बात है? उसने घर आकर चंपा को ये खुशखबरी सुनाई। चंपा ये सब सुनकर खुश नहीं हुई और बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? चंपा, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? और फिर मैं किससे जमानत दिलवाता? ठाकुर साहब जमानत न देते तो नौकरी नहीं मिलती, मगर रोटियां तो मिल ही जाती। रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके भी पैसे जाएंगे। यह तुमने कैसे मान लिया कि भूल चूक हो जाएगी? क्या मैं अनाड़ी हूँ? आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। प्रकाश के मन में प्रश्न उठा। चंपा ने ऐसा क्यों कहा? उसकी बात में कोई राज तो नहीं छुपा है? कहीं उसने संदूक खोलकर तो नहीं देख लिया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इस समय वो अपनी एक आंख भी भेंट कर सकता था। प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। वो संदूक कई गुना भारी होकर शिला की भांति उसे दबाने लगा। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। इसी उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी पत्नी, नरेंद्र और उसकी नई नवेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए तो प्रकाश ने कहा, ठाकुर साहब, आज आपको यहीं रहना होगा। इस वक्त मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ठाकुर साहब रुकने के लिए राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। नरेंद्र और प्रकाश बाहर बरामदे में थे। 3 औरतें अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जग रहा था। नरेंद्र के सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों की संदूकची निकाली और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला।
ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूक रख दिया। अगले दिन जब वो ठाकुर साहब के घर गया तो नरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, मास्टर जी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हो गए थे वो सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, अरे बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी प्रकाश बाबू। पूरा संदूक का संदूक मिल गया और एक चीज भी गायब नहीं हुई, जैसे चोर केवल रखने के लिए ही ले गया हो। बड़े आश्चर्य की बात है ठाकुर साहब, मेरी तो बुद्धि कुछ काम ही नहीं कर रही। अगर आंखों देखी बात न होती तो मुझे कभी विश्वास न होता। तुम्हारी क्या, किसी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही बेटा। नरेंद्र के पिताजी कहते हैं कोई देवी घटना हुई है। आज मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। अरे छोड़ो प्रकाश बाबू, आज इसी खुशी में हमारे यहाँ शाम को दावत होगी। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को ये खबर सुनाई तो न जाने क्यों वो रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिनों बाद घर आया हो। मैं कल 1000 कंगलों को भोजन कराऊंगी। मुझे इतना आनंद हो रहा है कि लाखों खर्च करने पर भी अरमान पूरा न होगा। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चरणदास नाम का आदमी अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। अगर कभी कोई झूठ या ठगी बात करता तो चरणदास इन दोनों में मास्टर थे। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर उसको अमीर आदमी बनना है तो ठगने के लिए गांव का सरदार ठीक आदमी रहेगा। दुनिया में उसके पास बस अब एक ही चीज बाकी रह गई थी, वह थी उसकी बकरी। नहीं, उसके पास 2 चीजें थी। अगर तुम उसे गिनो तो क्योंकि साथ में उसकी पत्नी भी तो थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने अमीर बनने के लिए एक तरकीब सोची है। उसमें तुमको और बकरी दोनों को मेरी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि अब केवल तुम दोनों ही मेरे पास रह गए हो और तुम तो मेरे लिए बहुत ही कीमती हो। खास करके इस समय अपनी तरकीब को काम में लाने के लिए मुझे तुम्हारे सोने के हार की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अपनी बकरी को दूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वो हार तुम्हारी माँ यानी मेरी सास की आखिरी निशानी है। अगले दिन उसने अपनी पत्नी का सोने का हार लिया और उसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा उसने बकरी के चारे में मिला दिया। बाद में जब बकरी ने लीद की तो उसमें वह सोने का टुकड़ा चमक रहा था। उसने फिर एक बार बकरी के चारे में एक सोने का टुकड़ा मिला दिया और बकरी को लेकर वह गांव के सरदार के घर पहुंचा और आवाज लगाई, सरदार की जय हो, सरदार अमर रहे। कहो मेरे बच्चे, कैसे आना हुआ? सरदार, मेरे पास एक बहुत ही खास खबर है जिससे आप सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। तब तुम ये खबर अपने पास ही रखकर खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि इतनी अमीरी तो केवल सरदारों को ही अच्छी लगती है। जहाँ पना अगर मैं इतना अमीर बन गया तो मुझे यकीन है वह खजाना मुझसे आप ले लेंगे। इसलिए मैंने यह सोचा कि उसे मैं आपको अपने आप ही दे दूं। चरणदास, तुम बहुत ही अक्लमंद आदमी हो। बताओ क्या खबर है? चरणदास ने अपनी बकरी और उसकी लीद सरदार को दिखाई। सरदार को ऐसी बकरी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ जो अपनी लीद में सोना निकालती है। इससे पहले ही वह अपने आश्चर्य पर काबू पाता कि इतने में बकरी ने फिर से लीद दे दी और उसमें भी सोने का एक टुकड़ा चमचमा रहा था। तुम इस बकरी का क्या लोगे? और देखो, एक दाम बताना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे ये बकरी बिना कुछ दिए भी ले सकता हूँ। मैं हमेशा ठीक ही बोलता हूँ जहाँ पना। आपके एक बहुत ही छोटे नौकर की हैसियत से मैं इसका दाम केवल 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े मानता हूँ। चरणदास, तुमको 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े मिल जाएंगे। चरणदास को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि सरदार इतना दयालु था। चरणदास फिर बोला, जहाँ पना कोई आपका सोना चोरी न कर ले, इसलिए आप बकरी को अलग ही रखना और अपने बहुत ही खास आदमी को उसकी रक्षा के लिए रखिएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया।
4 दिन बाद उस बकरी को जहाँ रखा गया था वह जगह उसकी लीद से भर गई। सरदार के नौकरों ने वह पूरी लीद छान मारी पर उनको सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ये देखकर सरदार गुस्से से भर गया और बोला, उस कमीने को मेरे पास जिंदा लेकर आओ और अगर वह न आए तो उसको मार दो और उसका मरा हुआ शरीर देकर आओ ताकि मैं उसको गिद्धों को खाने के लिए फेंक सकूं। चरणदास तो इसके लिए पहले से ही तैयार था क्योंकि उसको मालूम था कि सरदार उसको बुलाएगा, क्योंकि उस बकरी की लीद में सोना तो निकलना ही नहीं था। उसने अपनी पत्नी को अपना प्लान पहले से ही बता दिया। कलावती, जब हम सरदार के पास जाएंगे, जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँ उस हर बात पर बहस करना और उसको काटना। इस तरह हम आपस में लड़ेंगे और वहाँ से आके मैं देख लूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूँगी। उसने एक थैली में खून जैसा लाल रंग लिया और अपनी पत्नी के पेट पर बांध दिया। जैसे ही सरदार के आदमी उसके पास आए, उसने अपनी पत्नी को भी साथ लिया और उनके साथ चल दिया। सरदार के घर आकर चरणदास ने सलाम किया और बोला, सरदार की जय हो, सरदार अमर रहे। जहाँ पना आपने मुझे बुलाया। चरणदास, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बकरी अपनी लीद में सोना निकालती है। मैंने उसको तुम्हारे कहे अनुसार 4 दिन तक एक अकेली जगह में रखा पर मुझे उसकी लीद में सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। जहाँ पना, पर मैंने तो आपसे यह केवल कहा नहीं था बल्कि करके भी दिखाया था। उसकी पत्नी बोली, सरदार, इसने आपको धोखा दिया था। बकरी की लीद से कोई सोना वोना नहीं निकलता। चरणदास चिल्लाया। चुप रह झूठी। कलावती ने भी जवाब में कहा, तुम झूठे हो। चरणदास ने गुस्सा होने का बहाना करते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। फिर उसने अपना छोटा सा चाकू निकाला, उसके पेट पर लिपटा हुआ वह थैला काट दिया। इससे इस थैले में भरा सारा खून फर्श पर बिखर गया और उसकी पत्नी जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर सरदार चिल्लाया, तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। आपने मुझे बुलाया था ना? क्यों बुलाया था? जल्दी बताइए ताकि मैं अपनी पत्नी को फिर से जिंदा कर सकूं। सरदार ये सब देखकर परेशान था। वह बोला, तुमने अभी अभी एक इतना बड़ा जुर्म किया है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया। भूल जाओ कि मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। तुमने अपनी पत्नी को मारा है। तुमने एक भयानक जुर्म किया है, वह भी मेरी आंखों के सामने। अब तुम उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चरणदास ने तुरंत ही एक गिलास भरकर पानी मांगा। सरदार ने पानी मंगवा दिया। चरणदास ने उसके ऊपर कुछ शब्द बोले। फिर उसने अपनी गाय की पूंछ का चवर उस पानी में डुबोया और उस पूंछ को 7 बार झटक कर उससे एक आवाज करते हुए वह पानी अपनी पत्नी पर छिड़क दिया। वह बोला, इसका कटा हुआ शरीर ठीक हो जाए और मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू उठ जा। उसकी पत्नी तुरंत ही उठकर बैठ गई। अब उसका भी कहीं से कटा हुआ नहीं था। गाय की उस पूंछ के चंवर की ताकत को देखकर सरदार ने सोचा कि अगर यह चंवर उसके पास हो तो वह कितना ताकतवर हो जाएगा। वह अपने उन सब मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है जो मर गए थे। तो वह चरणदास से बोला, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आंखों से ऐसी ताकत देख पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं लीज में सोना निकालने वाली बकरी के बदले यह चंवर लेना ज्यादा पसंद करूंगा। चरणदास, तुम मुझे इसे कितने में बेचोगे? जहाँ पना, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं यह चंवर इस बकरी से कहीं ज्यादा कीमती है, पर मैं आपको इसे 200 सोने के टुकड़े और 200 चांदी के टुकड़े में दे दूंगा। सरदार ने उस चंवर के दाम चरणदास को दे दिए और वह चंवर उससे ले लिया। एक दिन जब सरदार अपने सलाहकारों के साथ खा पी रहे थे तो उसी समय उसकी एक पत्नी वहां और खाना रखने के लिए आई। तो उसने उन लोगों से कहा, मैं पहले अपनी पत्नी को मार दूंगा और फिर इसे जिंदा करूंगा। तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसका गला काट दिया। उसका एक सलाहकार ये देखकर घबरा गया और चीख पड़ा, सरदार, यह आपने क्या किया? आपने तो उन्हें मार ही दिया। ठीक है, अब हम खाना खाते हैं और पीते हैं। बाद में मैं इसको जल्द ही जिंदा कर दूंगा।
पर उसके सलाहकारों को तो चिंता हो रही थी। उन्होंने सरदार को उसे जल्दी ही जिंदा करने को कहा। सरदार ने तब वह चंवर पानी से भरे ग्लास में डुबोया और चरणदास की तरह कुछ शब्द बोले। फिर उसने चंवर को 7 बार हवा में हिलाया और उसका पानी अपनी पत्नी के शरीर पर छिड़क दिया। उसने उसको हुक्म दिया कि वह उठ जाए, पर वह तो वहीं की वहीं पड़ी रही, हिली भी नहीं वहाँ से। उसने वह सब एक बार और दोहराया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये देखकर वह खुद भी डर गया। उसने अपने नौकरों को फिर से चरणदास को लाने के लिए कहा और बोला, अब की बार तो चरणदास को मरना ही पड़ेगा। नौकर चरणदास को सरदार के पास ले आए। इस हरामखोर के हाथ पैर बांधकर डूबने वाली चीज में डाल दो और इसे नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दो। उन आदमियों ने चरणदास के हाथ बांधे और एक चमड़े के थैले में डालकर उस थैले का मुंह रस्सी से बांध दिया। फिर वे उसे फेंकने के लिए नदी की ओर चल पड़े। वे सुबह से लेकर शाम तक चलते रहे। अब उनको लघु शंका के लिए जाना था, तो वह थैला उन्होंने सड़क के किनारे रख दिया और एक झाड़ी की तरफ चले गए। इससे पहले कि वे वहां से लौट कर आते, एक व्यापारी अपने गधे पर चढ़कर वहां से गुजर रहा था। चरणदास को कुछ आवाज आई तो वह थैले में से बोला, मेहरबानी करके कोई मेरी मदद करो, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। सरदार अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपना खजाना देना चाहता है, पर मुझे उसका कोई खजाना वजाना नहीं चाहिए। मैं गरीब ही ठीक हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हर आदमी अमीर होना चाहता है और तुम कह रहे हो कि तुम गरीब ही ठीक हो। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। वह खजाना तुम ले लो। यह पैसा मेरे लिए हमेशा से ही एक परेशानी रहा है। तुम मुझे खोल दो और तुम मेरी जगह इस थैले में बैठ जाओ। मुझे वह खजाना नहीं चाहिए, वह खजाना तुम ले लो। उस आदमी ने तुरंत ही वह थैला खोला, चरणदास को बाहर निकाला और खुद उस थैले में बंद हो गया। चरणदास उस आदमी के गधे पर बैठकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में सरदार के आदमी लघु शंका से वापस आ गए। उन्होंने वह थैला उठाया और उसे उठाकर चल दिए। उनमें से एक बोला, आखिर चरणदास तुम हमारे हाथ लग ही गए। अब तुम किसी को धोखा नहीं दे पाओगे। हम तुम्हें अब नदी में फेंक देंगे। वो आदमी ये बातें सुनकर थैले में से चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं चरणदास नहीं हूँ, मैं हूँ, मुझे खोल दो। हाँ हाँ, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। ये कहकर उन्होंने उस थैले को नदी में फेंक दिया और सरदार के पास लौट गए। पर इससे पहले कि सरदार के नौकर उसको सारी खबर बताते कि चरणदास गधे पर सवार होकर वहां आ पहुंचा। सरदार तो उसको देखकर कुछ बोल ही नहीं सका। चरणदास सरदार से बोला, सरदार सरदार, आपके पुरखों ने आशीर्वाद भेजा है। अच्छा हो अगर आप भी उनसे मिलने वहाँ चले जाए। वे आपको बहुत याद करते हैं। वहाँ सोना और चांदी टनों में है। वे चाहते हैं कि आप खुद वहाँ जाकर वह सोना चांदी ले आए। आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए जहाँ मैं गया था। जब तक आप वहाँ से लौटकर नहीं आते तब तक मैं यहाँ रहता हूँ। यह सुनकर सरदार ने अपने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, चरणदास ने मेरे पुरखों को देखा है, मैं भी उनको देखने जाना चाहता हूँ। जब तक मैं उनके दर्शन करके नहीं आता तब तक यह चरणदास ही तुम्हारा सरदार रहेगा। चरणदास ने सरदार के नौकरों से सरदार को वैसे ही चमड़े के थैले में बांधकर नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक देने के लिए कह दिया। सरदार के आदमी सरदार को थैले में बांधकर नदी पर ले गए और उसको नदी में फेंक दिया। चरणदास ने उस गांव पर कई सालों तक राज किया और जब सरदार वापस नहीं आया तो वह उस गांव का असली सरदार बन गया। इस तरह से गांव का वह ठग गांव का असली सरदार बन गया।